नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में लगभग 2.25 साल होने जा रहा है। इस बीच एक भी बार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। यूपी में मंत्रिमंडल की लगभग 8 जगहें खाली हैं और ये माना जाता है कि अब दिवाली से पहले किसी भी दिन योगी सरकार का जो पार्ट 2 है उसका पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। ये एकदम लगभग तय हो गया है और दिवाली से पहले हो सकता है। इसकी आधार इसलिए बनता है कि दिल्ली में पिछले 3 दिनों तक चले मंथन में ये बात लगभग तय हो गई है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए। हालांकि यह विस्तार छोटा हो सकता है, लेकिन इसकी अनिवार्यता है। जो सहयोगी दल हैं उनको सम्मान देना है और कुछ 1-2 लोगों को बीजेपी से भी मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है ये छोटा इसलिए होगा कि 3 से 6 लोग इसमें शपथ ले सकते हैं। अब ये किस तारीख में होगा, ये किसी दिन अचानक होगा। आने वाले सप्ताह में ये स्थिति साफ होगी। जब 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव चल रहे हों, पूरी बीजेपी वहाँ व्यस्त है। ऐसे में दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन सब के बीच लंबा मंथन चला। फिर अगले दिन नेताओं को दोबारा बुलाया गया, डिप्टी सीएम भी बुलाए गए, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी बुलाए गए और ये बात साफ हुई कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल की स्थिति कैसी हो। ये बात सब लोग जानते हैं कि भाई दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाने को लेकर बड़ी कहानियां रही। ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने के लिए छटपटा रहे हैं। उनको आश्वासन दिया गया था, अभी तक राजभर को मंत्री बनाया नहीं गया। तो इन दोनों को तो मंत्री बनाना पड़ेगा, यानी कि चौहान और राजभर ये दोनों लगभग इनका मंत्री बनना तय है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को संगठन से सरकार में लाया जा सकता है। उसमें बीजेपी में बहुत 2 महत्वपूर्ण नाम अचानक से उभरे हैं, जिसमें रामपुर से आजम खां को हराने वाले आकाश सक्सेना को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। एक और नाम बीजेपी से बाराबंकी से पूर्व सांसद रही हैं प्रियंका रावत का चल रहा है। प्रियंका रावत बीजेपी के संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, तो हो सकता है कि उनको भी मंत्री बनाया जाए। इसके अलावा एक नाम और है, वो है सिद्धार्थ नाथ सिंह, जो योगी सरकार में मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं वो, और इस बार भी वो चुनाव जीते हैं, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसमें ओबीसी और दलित नेताओं को बीजेपी ज़्यादा तरजीह देगी। तो जो शपथ लेने वाले लोग हैं उसमें बीजेपी में प्रियंका रावत का भी नाम है और आकाश सक्सेना का भी नाम है। अब ये पेच इस पे आता है कि दारा सिंह चौहान, जिनको अगर शपथ दिलाई जाएगी तो वो किसी सदन में नहीं है, उनको मंत्रिमंडल में कहाँ से स्पेस दिया जाएगा। चर्चा एक ये है कि दिनेश शर्मा की जो सीट रिक्त हुई है उस पर दारा सिंह चौहान को एमएलसी बनाकर भेजा जाएगा। तो एक समीकरण है, लेकिन ये जरूर है कि अब जो 1 साल 8 महीने से मंत्रिमंडल टलता चला आ रहा है विस्तार, अब वो करना पड़ेगा, क्योंकि योगी सरकार लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। अब केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व का सारा फोकस कुछ दिनों बाद लखनऊ और उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट होगा। ऐसे में जो अपने सहयोगियों से वादे किए गए हैं उससे पहले उनको पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि कल को फिर वही ना सवाल खड़ा करें कि आज 5 महीना हुआ और आज तक कुछ मिला नहीं। घोसी के चुनाव आ गया, उसमें बाधा आ गई। चुनाव हारने के बाद से राजभर रोज एक नई तारीख देते हैं। सारे लोग, अब तो पत्रकार पूछते ही थे, अब तो रिश्तेदार और पुराने जो कर्मचारी सब चपरासी साथ रहे वो भी पूछते हैं कब शपथ लोगे मंत्री जी।
और हर बार एक नई तारीख वो देते हैं। सियासत में अच्छे दिन की चर्चा बहुत होती है, राजनीतिक दलों के, जनता के अच्छे दिन आए ना आए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के, अफसरशाही के परमानेंट अच्छे दिन चलते रहते हैं। अच्छे दिन इसलिए कि उनको हमेशा अच्छी पोस्टिंग मिले, समय समय पर उनका प्रमोशन होता रहे, उनको इंक्रीमेंट मिलता रहे। अब जैसे जैसे जनवरी का महीना करीब आएगा, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में प्रमोशन की बहुत बड़ी झड़ी लगेगी और लोगों के पदों का परिवर्तन शुरू होगा। जनवरी के पहले हम आपको सूचना ये बता दें कि यूपी कैडर के 4 IAS अफसर बहुत जल्दी 1 जनवरी से प्रमुख सचिव बनने वाले हैं। यानी कि ये चारों अफसर जो अभी तक सचिव रैंक में हैं, वो प्रमुख सचिव पद पर प्रमोशन पा जाएंगे 1 जनवरी 2024 से। 1999 का ये बैच है जिसमें ये 4 अफसर हैं जो सचिव रैंक से प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोशन में जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रिनवा का। नवदीप रिनवा अभी उनके ऊपर लोकसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी आई है और वो अब इसमें लगे हैं। तो फिलहाल वो प्रमुख सचिव तो बन जाएंगे, लेकिन शासन में अभी फौरी तौर पर वो किसी पद पर जाएंगे ये कहना मुश्किल है। अगला नाम आता है पी गुरु प्रसाद का। पी गुरु प्रसाद इस समय उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन निगम के MD हैं और वो भी प्रमुख सचिव बन जाएंगे योगी सरकार में 1 जनवरी 2024 से। उनका भी प्रमोशन होना है। इसी तरह से NCR में स्थानिक आयुक्त हैं संयुक्ता समद्दर और उनके पति हैं अलीगढ़ के मंडलायुक्त रविंद्र कुमार। ये दोनों 1999 बैच के अफसर भी प्रमुख सचिव बनेंगे। ये जो अफसर हैं ये प्रमुख सचिव जब बनेंगे तो इसी के साथ साथ 17 IAS अफसर 2008 बैच के हैं जिनको विशेष सचिव से सचिव पद में प्रमोशन मिलना है 1 जनवरी 2024 से। इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले से सचिव पद होल्ड कर रहे हैं, जिसमें सौम्या अग्रवाल का नाम है जो बरेली की प्रभारी मंडलायुक्त हैं। 1 जनवरी से वो प्रॉपर मंडलायुक्त हो जाएंगी। इसी तरह से किंजल सिंह DGME हैं प्रभारी तौर पर। पवन कुमार प्रभारी सचिव का काम देख रहे हैं मेडिकल एजुकेशन में। अनिल ढींगरा इस समय गोरखपुर में प्रभारी मंडलायुक्त हैं। वो भी 1 जनवरी को प्रमोट होकर सचिव बन जाएंगे तो वो प्रॉपर कमिश्नर गोरखपुर बन जाएंगे। राजेश कुमार जो डायरेक्टर इंडस्ट्री हैं वो भी, उनको भी कमिश्नर पद मिल जाएगा। अभी वो प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं, वो सचिव का पद है। बालकृष्ण त्रिपाठी, उनको भी चित्रकूट धाम का मंडलायुक्त बनाया गया प्रभारी तौर पर। वो भी 1 जनवरी से पा जाएंगे चार्ज। तो सौम्या अग्रवाल हो गई, पवन हो गए, फिर किंजल सिंह हो गई और उसके बाद चंद्रभूषण सिंह अभी UPSRTC में परिवहन विभाग में है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रभारी हैं। उनको भी चार्ज मिल जाएगा, परमानेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के वो हकदार हो जाएंगे। अखिलेश सिंह इसमें बस्ती के मंडलायुक्त हैं, प्रभारी हैं, वो भी 1 जनवरी से प्रॉपर मंडलायुक्त बन जाएंगे। तो ये जो अधिकारी हैं इनके लिए नया साल बेहद शानदार होगा, क्योंकि ये पहले से उन पदों पर काबिज हैं, हटने का कोई डर नहीं है प्रमोशन से, वो वहीं पर कंटिन्यू करेंगे। तो जो जिलों में DM रह चुके हैं, जिनकी एक इच्छा थी खास तौर से स्टेट कैडर के अधिकारी कि उनको मंडलायुक्त का पद मिले, उनको वो महत्वपूर्ण पदों पर हैं। योगी सरकार में एक लाभ तो इन अफसरों के साथ रहा है कि जिसको जहां मौका दिया 2 साल 3 साल 4 साल जम के लोगों को मौका दिया। अब ये ज़रूर है कि बहुत लोगों ने उस मौके को अपने हिसाब से भुनाया, बहुत लोग अपनी छवि के अनुसार काम करते चले जा रहे हैं। हालांकि मूल्यांकन सरकार का काम है, किसका अच्छा चल रहा है, कौन खराब कर रहा है, लेकिन बहुत बार सब चीज़ें जानकर भी सरकार कार्रवाई नहीं करती है, बचती है और बहुत सारे लोग अलग अलग पाले में होते हैं जिसकी वजह से वो लंबी पारी खेल जाते हैं। अपने यहाँ एक बहुत चर्चित शेर है कि ये सियासत है, माहौल बनाए रखिए, दिल मिले न मिले पर हाथ मिलाए रखिए।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अब हाथ मिलाने वाली भी नौबत नहीं है, दिल तो मिलाना दूर की बात है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते अब टूटने के कगार पर हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जो इंडिया गठबंधन बना था वो उत्तर प्रदेश में मूर्त रूप लेने से पहले ही टूट जाएगा। इसके पीछे कारण उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही जुबानी जंग है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने रोक लगाई, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय सपा के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। ऐसा लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के मामले में दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। एक तो वो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को देखना चाहती है, 4 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा। दूसरा, इस आधार पर वो यूपी में मुसलमानों का वोट अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगी है, जिसके बाद उसे महसूस होता है या लगता है कि समाजवादी पार्टी से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी उसके लिए लाभदायक होगी। अब ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस खाली उम्मीद में ऐसा कर रही है या उसकी मायावती से अंदर खाने कोई बात हुई है। और खटास की वजह भी मध्य प्रदेश का चुनाव बना। अखिलेश के बजाय कांग्रेस मायावती का अगर हाथ थामती है तो उत्तर प्रदेश में उसकी क्या स्थिति बनेगी। खास तौर से उसकी जो परंपरागत सीटें हैं अमेठी और रायबरेली की, जहां आज तक न तो मुलायम सिंह ने जीते जी कभी वहां सपा का प्रत्याशी दिया कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के खिलाफ और न अखिलेश यादव ने। अगर ये दोस्ती टूटती है तो मायावती के दम पर या मुस्लिम वोटों की चाहत में अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस कितना बड़ा रिस्क ले पाएगी, क्योंकि ये उनके शीर्ष नेताओं की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और अमेठी पहले भी वो हार चुकी है एक बार राहुल गांधी वहां से, जिसको लेकर कांग्रेस की बड़ी फजीहत हुई। कांग्रेस में कुछ लोग इस विचारधारा के हैं कि मुस्लिम और दलित का एक कॉम्बिनेशन बनाकर एक भरोसा पैदा किया जाए और उत्तर प्रदेश में लोकसभा के नए समीकरण पैदा किए जाएं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी कार्यालय पर राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, उस बैठक में भी सपा ने तेवर दिखाते हुए साफ कर दिया कि अगर हम इंडिया गठबंधन में कायम भी रहते हैं तो समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो 65 और 15 80, 15 बचा, 15 यानी कि कांग्रेस को देगी। 65 में वो लोकदल को और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को अपने साथ मानती है, यानी कि 15 क्लियर सीटें वो कांग्रेस पार्टी को देने की स्थिति में होगी। वैसे कांग्रेस का जो आज के दौर में पूरा खाका है, रवैया है, वो दर्शाता है कि वो भाजपा से कम और सपा से ज़्यादा लड़ना चाहती है। हर चुनाव जब करीब आता है लोकसभा का तो कांग्रेस में ऐसे ही उछाल आता है और रिजल्ट आने के बाद यूपी में कांग्रेस फिर बैठ जाती है चुपचाप। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये देखना होगा और पिछले कई 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के परिणामों का भी एनालिसिस करना होगा। हालांकि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने अभी तक कोई भी बयान इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के विपरीत नहीं दिया है, लेकिन ये भी साबित नहीं हुआ कि वो कहीं अजय राय को रोकने की कोशिश कर रही है। दोनों बातें विरोधाभासी हैं और ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस गुड़ तो खाना चाहती है पर गुलगुले से परहेज रख रही है। आज जहां पर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी खड़ी है उसकी सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश में वो महान दल के साथ 30 से 35 सीटों पर कांग्रेस को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फायदा भाजपा को होता नजर आ रहा है, क्योंकि जितना वोटों का बिखराव होगा, मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा, ओबीसी वोटों का बिखराव होगा, उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। जो बीजेपी इंडिया गठबंधन को लेकर सशंकित थी, उसकी मजबूती को लेकर अब उसके मन में ये बात आती है कि हम 75 प्लस लोकसभा की सीटें आसानी से जीत सकते हैं। ये सब खाली 80-80 पे तैयारी की बात कर रहे हैं, हम 75-80 को जीत सकते हैं। और उसके लिए उसने
दलित सम्मेलन, ओबीसी, मंत्रिमंडल विस्तार, नेताओं का सम्मान, हर दरवाजा, हर रास्ता, हर खजाना खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, पारदर्शिता की बात करती है, खास तौर से कि हम हर विभाग में पारदर्शी ढंग से नियम कानून लागू करेंगे। लेकिन यूपी का जो कृषि विभाग है उसमें पूरी की पूरी गंगा ही उल्टी बह रही है। पिछले 7 सालों से सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, लेकिन जब जब मौका मिला उन्होंने अपने चहेतों को उपकृत करने में कोई कोताही नहीं बरती, कभी वो पीछे नहीं रहे। किसानों की आय बढ़ाने के बजाय, भ्रष्टाचार को खत्म करने के बजाय मंत्री और उनके अधिकारी सिर्फ जुबानी दावे करते हैं। इन जुबानी दावों के इतर उनके जो चहेते हैं वो भरपूर मलाई काट रहे हैं, खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा तस्वीर बन रही है जिसमें कोई अफसर बनारस से बैठ के लखनऊ चला रहा है, कोई अफसर आजमगढ़ से बैठ के कानपुर का चार्ज लिए हुए है, तो किसी अफसर के पास 4 विभागों का चार्ज है, जिलों का चार्ज है। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने आपको बताया था कि बनारस में एसएन दुबे संयुक्त कृषि निदेशक बनारस मंडल हैं, लेकिन लखनऊ में उनके पास टेस्टिंग लैब का भी चार्ज है। तो कब वो बनारस बहुत कम जाते हैं, लैब पे ज़्यादा बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा संभावनाएं हैं। मंत्री के निकट भी हैं, लखनऊ में भी हैं, सुविधाएं भी ज़्यादा हैं। मंत्री की कृपा ऐसे अफसरों पर बहुत ज़्यादा है। इसमें एक नाम और है अशोक तिवारी का। अशोक तिवारी कानपुर मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक हैं। उनके पास आजमगढ़ मंडल के भी संयुक्त कृषि निदेशक का चार्ज है। यानी कि पूरब से बैठ के पश्चिम तक मार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अधिकारी हैं और ऐसे ऐसे क्षमतावान लोग हैं। हालांकि खुली आंख से भी मंत्री और उनके अफसरों को ये चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है। पूरब और पश्चिम के इस अंतर को न देख पाने के लिए सरकार ने आंख पर कोई चश्मा लगाया है या कोई पट्टी बांधी है, या इन खबरों के बाद भी वो आंखें खोलेगी, या आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन खाली इतने ही चमत्कार नहीं हैं, ना इतने चमत्कारों से मंत्री सूर्य प्रताप शाही का मन भरता है। उन्होंने एक अफसर के हवाले पूरा बुंदेलखंड कर दिया, आप ये कह सकते हैं। बुंदेलखंड में एक अफसर के पास 4 चार्ज हैं, इससे भी बढ़कर लोग हैं। कृषि विभाग कितना महत्वपूर्ण है, जो किसानों की आय दुगना कर रहा है पिछले 25-30 साल से। उसने एक साथ एक व्यक्ति को 4 जिलों का चार्ज दे दिया। उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार झांसी मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक हैं, चित्रकूट मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक हैं। इसके अलावा महोबा के डीडीएससी का भी उनके पास चार्ज है और चित्रकूट के भी डीडीएससी का चार्ज उनके पास है। यानी कि आदमी एक काम अनेक। आप देखिए, ये है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाले मंत्री और उनके सरकारी विभाग का एक नमूना और एक आईना। जिस विभाग में हजारों कर्मचारी हैं, सैकड़ों लोग बैठे हैं इधर उधर, वहाँ पर एक आदमी को 4 चार्ज देना, आप क्या समझते हैं? सबसे ईमानदार अफसरों में गिनती होती है एसीएस देवेश चतुर्वेदी की। पिछले 1 महीने से राजशेखर को कृषि निदेशक का भी चार्ज दिया गया है। वो कृषि विभाग में सचिव हैं, पहले वो कानपुर के कमिश्नर भी रह चुके हैं। लेकिन मंत्री जी की महिमा के आगे सब फेल हैं, सब फेल हैं, क्योंकि चित्रकूट, महोबा, झांसी, सब जगह एक ही नाम है। अब ये बात आप अंदाज़ा लगाइए कि जब चिराग तले अंधेरा है या विभाग में अंधेर गर्दी है, तो इसको दूर कौन करेगा? जिस प्रदेश में अन्नदाता को भगवान कहा जाता हो, जिस प्रदेश में समय पर लोगों को खाद बीज पानी न मिल पा रही हो, वहाँ अफसर ऐसे हलाल कर रहे हैं, इस तरह से पदों पर की लूट चल रही है और इन पदों पर इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तो आप इसको क्या मानेंगे? ये कौन सी पारदर्शिता है?
सूर्य प्रताप शाही जैसे लोग जो पिछले 7 साल से मंत्री हैं, वो ये भी नहीं कह सकते कि हम इस विभाग में नए हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी सब है, लेकिन जान जान के जो काम होता है, कहते हैं ना कि हर का मान जाए लेकिन पर का ना माने। जब परख गया, जिसके मुंह लग गया वो कहाँ छोड़ेगा। जैसे कहते शेर के मुंह खून लग गया तो वो बार बार आएगा वहाँ शिकार करने। ऐसे ही है कि पदों के चार्ज देके अपने चहेतों को उपकृत करके, मंत्री जी फैजाबाद से भी एक चार्ज दिए हुए जेडीए को लखनऊ में, वो उनके बड़े करीबी रहे हैं अवतीन मिश्रा, वो वहाँ पर मंत्री के देवरिया में रहे। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। समीक्षा हो तो बहुत सारी चीज़ों पर कार्रवाई भी हो, लेकिन ना तो देवेश चतुर्वेदी को शायद इतनी फुर्सत है और ना राजशेखर साहब को। हालांकि वो तो एक ही महीने डायरेक्टर बने हैं, लेकिन यूपी में जो हर घर तक हर गरीब किसान से सरोकार रखने वाला विभाग है, उसके मंत्री ऐसा कैसे होने दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, और सरकार कैसे किसानों के नाम की दुहाई देकर उनसे वोट मांगती है और उनके लिए तमाम बड़े बड़े काम करने के दावे करती है, जब ये सब कहानियां आपके सामने हो। लेकिन कहते हैं मूंदो आँख कहूँ कुछ नहीं। भाई, जिसका सिक्का चल रहा है, जो ताकत में है, वो चाहे जो करे, उसका हर फैसला जायज़ है। बहरहाल कुछ लोगों की जिम्मेदारी है चीज़ों को उठाने की, वो हम लोग अपना काम करते रहते हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि जहाँ हम हैं वहाँ आवाज़ देना भी जुर्म ठहरा, और जहाँ तुम हो वहाँ तक पाँव की आहट नहीं जाती। मियाँ, मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूँ तो झुंझलाहट नहीं जाती। और मैं एक दिन बेख्याली में कहीं सच बोल बैठा था। मैं कोशिश कर चुका हूँ पर मुंह की कड़वाहट नहीं जाती। नमस्कार।